नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आरजे स्मार्ट क्लास में। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आया है जो कि आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 2 जून 2021 से। तो जो भी स्टूडेंट डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बैच कोर्स को जरूर एनरोल कर लें। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। बहुत नॉर्मल सा फीस स्ट्रक्चर है अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 3600 फीस पेड करनी है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 4500 फीस पेड करनी है। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 5400 फीस पेड करनी है। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेते हैं ABRG10 तो इनमें से कोई भी प्लान लेने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज हम लोग एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 19 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होकर जमने से किन चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी से निकला जो लावा है जब वो ठंडा होकर जमता है तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और आपको पता होगा कि जैसे कि जो ज्वालामुखी है कुछ इस तरीके से ज्वालामुखी का शेप होता है। तो ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा। जो ज्वालामुखी से बाहर निकलकर जम जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लावा। और कुछ लावा का पार्ट ऐसा होता है जो ज्वालामुखी से बाहर नहीं निकल पाता, वो ज्वालामुखी के अंदर ही जम जाता है। वो ज्वालामुखी के अंदर ही क्या होता है, जम जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। और इसके अलावा जो ज्वालामुखी का मुंह होता है जहां से लावा निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर है आपका आग्नेय चट्टान। देखो, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान। बाकी जितनी भी चट्टानें हैं उनका निर्माण कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानों के द्वारा ही हुआ है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसा होता है, ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होकर जमने से। तो ज्वालामुखी लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है और ठंडा होकर जम जाता है। तो इसमें परतें नहीं होती। ये कैसी होती हैं चट्टानें, परत रहित। परत रहित यानी कि इनमें लेयर्स नहीं होती। अगर लेयर्स नहीं होंगी इसमें तो फिर इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो याद रखेंगे जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म का अभाव होता है और इनको कहा जाता है प्राथमिक चट्टानें। समय के साथ साथ क्या होता है कि आग्नेय चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको बोलते हैं अवसाद। और बाद में ये जो अवसाद हैं ये मिलकर अवसादी चट्टानों का रूप ले लेते हैं। ठीक। उसके बाद में जो ये आग्नेय चट्टानें हैं और ये जो अवसादी चट्टानें हैं, तो तापमान, समय और अन्य रासायनिक परिवर्तनों के कारण इनका रूपांतरण हो जाता है रूपांतरित चट्टानों में। और रूपांतरित चट्टानों को ही कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपर्पटी। भूपर्पटी के कितने प्रतिशत भाग पर आग्नेय चट्टानों का विस्तार है। देखो, पृथ्वी की 3 परतें हैं। पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। जो बीच वाली परत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आवरण यानी कि मेंटल। और जो सबसे अंदर की परत है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है। तो क्रस्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट को बोलते हैं भूपर्पटी। क्रस्ट को क्या बोलते हैं, भूपर्पटी। और मेंटल को क्या बोलते हैं, आवरण। और कोर को हम लोग क्रोड भी बोलते हैं। ठीक है। तो पूछा है कि भूपर्पटी यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसमें आग्नेय चट्टानों का विस्तार कितना है। तो इसमें आग्नेय चट्टानों का विस्तार है 90%। भूपर्पटी यानी कि जो क्रस्ट है तो उसका 90% जो भाग है उस पर आग्नेय चट्टानों का विस्तार है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है। अब देखो, जब पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो हम लोग तीनों लेयर्स लेंगे। हम लोग इसमें ऐसा नहीं कि केवल भूपर्पटी ले रहे हैं या फिर केवल हम लोग आवरण ले रहे हैं या फिर केवल हम लोग जो है वो कोर ले रहे हैं। तो इसमें तीनों इंक्लूड है। इसमें भूपर्पटी भी है और इसमें आवरण भी है और ध्यान रखेंगे कि इसमें आपका कोर भी है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर अगर पूछें कि किन चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है तो आप ध्यान रखोगे सबसे अधिक जो विस्तार है वो है आपका अवसादी चट्टानों का 75%। और अवसादी चट्टानों को हम लोग परतदार चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि ये अब जो आग्नेय चट्टान होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े यानी कि अवसादों से निर्मित होती हैं। और काफी लंबा प्रोसेस लगता है इनको बनने में, तो इनपे इसीलिए जो है परतें भी पाई जाती हैं और इनपे जीवाश्म भी पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप जो मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, उस पर जो रेक्टर स्केल लगा होता है उस पर अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं रेक्टर स्केल पे, जो कि बताता है कि भूकंप की तीव्रता क्या है। यदि 6 या फिर 6 से अधिक की तीव्रता का भूकंप होता है तो उसको हम लोग खतरनाक भूकंप की श्रेणी में गिनते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो रेक्टर स्केल होता है तो उस पर एक रीडिंग आगे बढ़ने का मतलब होता है पिछले भूकंप से 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जो सर्वाधिक भूकंप हैं वो किस महासागर के तटीय क्षेत्र में आते हैं? तो विश्व में जो सर्वाधिक भूकंप हैं वो किस महासागर के तटीय क्षेत्र में आते हैं? तो विश्व में जो सर्वाधिक भूकंप हैं वो आते हैं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे। और प्रशांत महासागर के आसपास का जो एरिया जहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं, यहाँ पे जहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित हैं, तो उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है उस क्षेत्र को। अगला प्रश्न है कि भारत में जो अधिकतर भूकंप है वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक भूकंप है वो आते हैं उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, तो आप याद रखिएगा उत्तरी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप आने पर वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? तो भूकंप आने पर वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है? स्ट्राम्बोली, विसुवियस, किलिमंजारो या फिर फ्यूजियामा? सही आंसर है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को आपको पता होगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है शांत ज्वालामुखी है। और किलिमंजारो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जल वाष्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखोगे कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय सर्वाधिक मात्रा में जो होती है गैस वो कौन सी होती है? वो होती है जल वाष्प। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा किसके माध्यम से बाहर निकलता है? लैकोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ या फिर फैकोलिथ? तो आपका सही आंसर जो है वो है बैथोलिथ। अब ये बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ और फैकोलिथ क्या है, तो इनके बारे में हम लोग आने वाले सेशन में, अभी मैं थ्योरी सेशन कराऊंगा आपको, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हो या नहीं, आप एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो मैं थ्योरी वाइज क्लासेस आगे स्टार्ट करूंगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों की। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग थ्योरी कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी से निकला जो लावा है उससे निर्मित जो पठार है उसको क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी से निकला जो लावा है उससे निकला हुआ पठार क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं लेकोलिथ। क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है? जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कोटापैक्सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोटापैक्सी। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है कोटापैक्सी, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है हिमालय, एंडीज, आल्प्स या फिर अरावली? विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? नवीन वलित पर्वत का मतलब होता है फोल्डेबल माउंटेन। तो सबसे बड़ा जो वलित पर्वत है वो है हिमालय। निम्नलिखित में से जो विश्व का सबसे बड़ा नवीन वलित पर्वत है वो है हिमालय, याद रखेंगे। एंडीज सबसे लंबा पर्वत है, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत, एंडीज सबसे लंबा पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत भारत में है, राजस्थान में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है? तो उत्तरी महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले। रॉकी पर्वत आपने सुना होगा, ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग सीमा रेखा स्थित है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी सीमा रेखा स्थित है? आप ध्यान रखोगे, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग जो सीमा रेखा है वो स्थित है। ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं जो समानांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो 49वीं जो समानांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो सही आंसर आ जाएगा यूएसए और कनाडा। देखो, समानांतर सीमा रेखा का मतलब क्या होता है? समांतर सीमा रेखा का मतलब ये होता है कि जहां पर यूएसए और कनाडा है, मान लो कि इधर यूएसए है और इधर क्या है, इधर जो है वो कनाडा है। ठीक है। तो बिल्कुल एक सीधी लाइन है, एक बिल्कुल सीधी लाइन है जो कि डिवाइड करती है यूएसए को और किसको,
कनाडा को, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसी एक और सीमा रेखा है जिसको बोलते हैं हम लोग 38वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं जो समानांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड और रूस, स्पेन और फ्रांस, या फिर ब्राजील और अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। जो आपकी 38वीं समानांतर रेखा है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो भाई हाथियों का देश पूछा है, तो हाथियों का देश जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका लाओस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाओस। देखो थाईलैंड सफेद हाथियों का देश, लाओस हाथियों का देश। तो लाओस क्या है? हाथियों का देश। और थाईलैंड क्या है? सफेद हाथियों का देश। तो कुछ इस तरीके से आज का सेशन जो है कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको सेशन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरजे स्मार्ट क्लास पर जाकर इसका पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।